तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइलाइट्स ऑन एसिम्पटोट और साथ ही साथ हाइलाइट्स ऑफ हाइपरबोला ये दोनों ही कवर कर लिया था, राइट। और एक बार चेक कर लेता हूँ और क्या क्या बाकी है। वैसे तो मुझे याद है सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा बाकी है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाला, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। मेरे ख्याल से हम लोगों ने सब कुछ कर ही लिया है। हम लोग का बस अब एक लास्ट पार्ट बाकी रह गया है एंड दैट इज ओनली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। इसके बारे में चर्चा काफ़ी आपने सुनी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में भी y इक्वल टू 1/x का कर्व आपने देखा होगा। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर का पढ़ाई किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि y इक्वल टू 1/x 2/x इस तरह की चीज़ों को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी जैसे मन में ये बात आती है कि सर अभी तो हमने जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा था तो वो इक्वेशन आई थी सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग ने स्टैंडर्ड हाइपरबोला देख रखा है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज लाइक दिस, और फिर हमने बोला था कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कब बदलेगा, जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हुआ था। तो यानी ए इक्वल टू बी अगर हो जाए तो यही हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बदल जाएगा और उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो अब दिमाग में आता है कि सर अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। तो उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले यहां से हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद आगे की बात ऑफकोर्स कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने कि याद करो इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो हमारा पेयर ऑफ एसिम्पटोट आया था, तो वन ऑफ द लाइन वाज y इक्वल टू x एंड द अदर लाइन वाज y इक्वल टू माइनस एक्स। याद है कि एक लाइन इसमें आई थी क्या, y इक्वल टू x, और दूसरी लाइन आई थी y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। और ये आपस में कितने डिग्री पे था, ये आपस में 90 डिग्री पे था, है ना। और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बन गया था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो इस तरीके से बन गया था, है ना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की जर्नी को कैसे तय किया है। पहले हम उस जर्नी पे जाएंगे कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे बना, है ना। ये बनते हैं भाई रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये बनता है रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अबाउट ओरिजिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था इन स्ट्रेट लाइन, जहां पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करके दिखाया था कि एक नया एक्सिस, एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स स्मॉल सॉरी आप पुराने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है तो नया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो उसमें थीटा वीटा से रोटेट करके दिखाया था, ठीक है ना। तो अभी हम उस पूरे प्रोसेस में नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपको फील दिला देंगे कि भाई ये कन्वर्ट होकर इसी में बनेगा। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे दिखता है। अगर वही नहीं पता है तो फिर बात खराब हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तो वो इस तरह का पैराबोला दिखता है आपका, हाइपरबोला सॉरी। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज अ हाइपरबोला लाइक दिस। आई होप आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इसको, है ना। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज अ हाइपरबोला लाइक दिस, है ना। इस तरह का हाइपरबोला आता है, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना। अब जरा इसको देखिए, इसको देखिए, यहां पे एसिम्पटोट्स कौन है, यहां पे एसिम्पटोट्स कौन है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। इसमें एसिम्पटोट्स है आपका ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दीज आर द एसिम्पटोट्स। ये टच करेगा एट इंफिनिटी और ये भी टच करेगा कहां पे दोस्त, इंफिनिटी पे। तो यहां पे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में कौन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपका क्या है, एसिम्पटोट। तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे अगर मैं क्या कहता हूं, सुनना ध्यान से, कि अगर मैं, है ना, अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा हुआ,
ये वाला, ये वाला देखिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाली लाइन को y इक्वल टू माइनस एक्स वाली को और ये वाली लाइन को हम रोटेट करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे देखना ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना, इधर से ऐसे रोटेट करोगे तो, या एक मिनट यार, हम इसको इधर रोटेट कर रहे हैं है ना, लेकिन हम इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये वाला ऐसे बन जाएगा ना, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करें दोस्त, समझना ध्यान से कि ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाए, है ना, ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाए, दिख रहा है, और ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाए, ऐसे घुमाओ इस तरीके से, तो ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाए और ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाए, तो जब ये घूम रहा होगा पूरा, सोचना, तो ये कर्व कैसा दिख रहा होगा, क्या ये कर्व ऐसा नहीं दिख रहा होगा? जब आप इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे जस्ट बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, नॉट मोर नॉट लेस, है ना, तो अगर आप इसको 45 डिग्री से इधर की साइड घुमा रहे हो, है ना, ध्यान से देखना, इस तरीके से घुमा रहे हो, तो ये वाली लाइन इधर की साइड आ जाएगी, ये वाली लाइन इधर की साइड आ जाएगी, और ये वाली लाइन यहां के साथ मैच कर जाएगी, और जब ये घूम रहा होगा तो ये देखना ये ग्राफ कैसे आएगा, ये पूरा घूम रहा है, तो ये वाला ग्राफ इस तरह का बन जाएगा और ये वाला ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा जैसा यहां बनाया गया। क्या आपको ये फील आया कि जब आप इसको 45 डिग्री इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, है ना, अभी हम एसिम्प्टोट्स को घुमा रहे हैं, लेकिन हम एसिम्प्टोट्स को नहीं घुमाते हैं, हम घुमाते हैं किसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को घुमाते हैं। बट अभी आप फील ले लीजिए, पहले तो आप सोचिएगा कि जब हम इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये वाला शेप जो होगा ये ऐसा बन जाएगा, और ये वाला शेप जो होगा, है ना, दिख रहा है, ये नीचे की साइड ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये वाली लाइन इससे मैच कर जाएगी, ये वाली लाइन इससे मैच कर जाएगी, और ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, समझ गए बात को? तो यानी आपने एसिम्प्टोट्स को 45 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग हमेशा किसको घुमाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो अगर यही काम करना है, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमाना होगा तो हमें उल्टा घुमाना पड़ेगा, है ना, रेफरेंस फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। तो यानी हम जो इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे अभी, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोई पूछे कितने से रोटेट करना पड़ेगा, तो -45 डिग्री, है ना, -45 डिग्री या फिर 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है क्या? ये समझ में आ गया मोटा मोटा कि यही वाला जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, गुड मॉर्निंग, यही ग्राफ इसमें बदल गया। ये समझ में आ गया, बस इससे काम हो गया कि आपको ये फील आ गया कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ग्रेट। तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बारे में दोस्तों। है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सबसे पहले इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे बात करते हैं, है ना। पहली चीज इसके क्या बात करते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में। अगर कोई कहता है कि भाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका सर, तो देख लीजिए बच्चों, हम लोग बोले इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी अपॉन टी। इस तरीके से हम लेते हैं, t बिलोंग्स टू r माइनस 0। t क्या है, t आपका पैरामीटर है ना, t आपका पैरामीटर है। तो हम लोग एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी अपॉन टी से हम, यानी कि इस हाइपरबोला के ऊपर, इस हाइपरबोला के ऊपर आपको अगर कभी भी, जैसे हम पैराबोला के ऊपर लेते हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 लेते हैं, एलिप्स पे लेते हैं x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, हाइपरबोला पे लेते हैं x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा। वैसे ही x y इक्वल टू सी स्क्वायर पे हम क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू सी टी एंड y इक्वल टू सी अपॉन टी। इस तरीके से हम इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स t1 एंड t2 ऑन इट। स्लोप ऑफ कॉर्ड joining 2 points T1 and T2 on it। तो हम लोग स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो किसको किसको ज्वाइन कर रहा है भाई,
T1 और T2 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलो पहले बना लेते हैं xy इक्वल टू सी स्क्वायर एक बार। तो दिस इज बच्चों एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाली चीज है ना, ये है आपका एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके किसी दो पॉइंट्स T1 और T2 पे बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि भाई दो पॉइंट्स ले लेते हैं T1 और T2। चलिए इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले रहे हैं ना, एक ले रहे हैं भैया CT1 कॉमा C अपॉन T1, और दूसरा क्या ले रहे हैं CT2 कॉमा C अपॉन T2, है ना। हम लोग ले रहे हैं एक CT1 कॉमा C अपॉन T1 और दूसरा ले रहे हैं क्या CT2 कॉमा C अपॉन 2। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है सर डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट, मतलब C अपॉन T1 माइनस C अपॉन T2, है कि नहीं। और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा भाई CT1 माइनस CT2, है ना, C अपॉन T1 माइनस C अपॉन T2, और नीचे क्या आएगा CT1 माइनस CT2। जरा C को देखिएगा, ऊपर से कॉमन आ रहा है, और इधर देखिएगा एलसीएम में क्या बनेगा T1 T2। C भैया कॉमन आ गया और T1 T2 बन गया एलसीएम में, है ना। ऊपर क्या बना है T2 माइनस T1। अब डिनोमिनेटर की कहानी सुनिएगा, है ना, डिनोमिनेटर से भी एक C बाहर आ रहा है और इधर बनेगा T1 माइनस T2। तो मेरे ख्याल से एक C गया और ये टर्म कैंसल आउट होने के बाद यहां माइनस साइन बनेगा, यानी व्हाट इज द स्लोप? दिस इज -1 अपॉन T1 T2। तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2 ऑन इट, दिस स्लोप इज माइनस ऑफ 1 अपॉन T1 T2, माइनस ऑफ 1 अपॉन T1 T2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड हो गया, है ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सेकंड पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 and T2 on it। है ना, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 and T2 on it। समझ में रहे हो बात को? तो अगर हम इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड के बारे में बात करें तो देखो बेटा, स्लोप अगर ये है तो हम लोग को याद है ना कि अगर स्लोप माइनस a अपॉन बी होता है तो लाइन की स्टार्टिंग के दो टर्म्स तो ऐसे ही लिखे जाते हैं, ax प्लस बी वाई और प्लस लैम्डा या सी, जो भी लिखना है लिख लीजिए। आप समझ रहे हो कि अगर लाइन का स्लोप मुझे पता है तो लाइन की इक्वेशन में स्टार्टिंग के दो टर्म तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ax प्लस बी वाई। तो अगर स्लोप ये है तो मैं स्टार्टिंग के दो टर्म्स क्या लिख सकता हूं दोस्त? x प्लस T1 प्लस T2 इंटू वाई। ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होगा, तो यही चीज बन जाएगी। तो हम लोग कि जैसे ही मुझे स्लोप का आइडिया हो गया तो मैं दो टर्म आराम से लिख सकता हूं। जैसे मुझे स्लोप का आइडिया हो गया माइनस a बाई बी, मैं ये लिख सकता हूं। अगर ये लिखा हुआ है तो मैं स्लोप भी लिख सकता हूं, है ना। तो वाइस वर्सा चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर ये स्लोप है तो ये दो टर्म्स तो होंगे होंगे, इक्वल टू लैम्डा मान लो या प्लस लैम्डा मान लो, जो भी मानना है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस कॉर्ड की इक्वेशन को लिखना चाह रहे हो बच्चों, और यहां पे लिखते हो आप x प्लस T1 T2 y एंड इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा कैसे निकालें? तो लैम्डा निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो अगर आप किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिएगा तो CT1 प्लस T1 T2 इंटू C बाई T1, है ना। तो T1 कट जाएगा एंड दिस इज लैम्डा। यानी लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है आपको? लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है बताओ? C कॉमन T1 प्लस T2। आपको भी यही दिख रही है? आपको भी यही दिख रही है? देख सकते हो T1 कट गया, C कॉमन हो जाएगा और यहां बचेगा कितना? T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो ये बच जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो टर्म तो क्लियर है भाई, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा क्या है? C टाइम्स T1 प्लस T2। तो वैसे ये याद रखना बहुत कठिन नहीं है, अगर आपको स्लोप याद है x प्लस सी T1 T2 यहां तक आ जाएगा इंटू वाई, और ये तो देखो T1 और T2 ज्वाइनिंग कॉर्ड है, तो T1 प्लस T2 का टर्म मिलेगा, है ना, और C टाइम्स मिलेगा, C पैरामीटर है आपका इसका।
हाइपरबोला का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे हम लोग टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। टेंजेंट में हम स्लोप फॉर्म नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही गंदा आता है एम के टर्म से। तो हम लोग सिर्फ यहां पे दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा आपका कार्टेशियन टेंजेंट, और दूसरा होगा आपका पैरामीट्रिक टेंजेंट। है ना। तो हम लोग दो टेंजेंट्स की बात करेंगे जस्ट। तो किसी भी पॉइंट को ले लीजिए आप और उसको मान लीजिए आप x1 y1, है ना। इस पॉइंट को जैसे x1 y1 मान लीजिए, है ना। आपने अगर हाईलाइट अच्छे से पढ़ा हो तो आपको याद है कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन, है ना, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, अभी हाईलाइट कल ही की क्लास में बताया है, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P। याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक आपको बताया था क्या, हाइलाइट्स ऑन एसिम्प्टोट्स में, कि जो एसिम्प्टोट जो टेंजेंट का पोर्शन है बिटवीन एसिम्प्टोट्स, वो पॉइंट P पे ही बाइसेक्ट हो जाता है। तो जैसे अभी ये है पॉइंट P और एसिम्प्टोट्स कौन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन एसिम्प्टोट्स, ये है, यही एसिम्प्टोट्स है, एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन एसिम्प्टोट्स, यानी कि ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट। अभी कल की क्लास में बतला रहा था ये। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है सर, है ना, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। टू मेक द मिड पॉइंट x1, है ना, एक अगर 0 है तो दूसरा क्या होना पड़ेगा, 2x1। इसी तरीके से अगर ये कोऑर्डिनेट 0 है, इस कोऑर्डिनेट को निकालना और इसका मिड पॉइंट y1 है, तो ये कितना होगा, 2y1। तो आपको दिख रहा है इस लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इक्वल टू 1, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2। ये समझ में किस चीज का मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैं और भी तरीके से निकाल सकता हूं बट उधर नहीं जा रहा। मैंने क्या कहा कि हाईलाइट से निकाल लिया मैंने कि जो जो टेंजेंट का पोर्शन है बिटवीन एसिम्प्टोट दैट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है। तो अगर ये x1 y1 है जहां पे टेंजेंट ले रहे हो और ये है आपका एसिम्प्टोट, तो इसके बीच जो टेंजेंट का पोर्शन है वो यहीं पर बाइसेक्ट हो रहा होगा। और अगर उस चीज को हम अप्लाई करें तो इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो एक इसका x कोऑर्डिनेट 2x1 होना पड़ेगा और इसका क्या होना पड़ेगा, 2y1, सो दैट इट्स मिड पॉइंट बिकम्स व्हाट, x1, y1। तो वहां से हमारे पास कार्टेशियन टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको बोले सर पैरामीट्रिक टेंजेंट, तो ct, c अपॉन t, x1 y1 को रखना पड़ेगा। x1 y1 को ct, c अपॉन t रखोगे तो x अपॉन x1 में क्या आएगा, x अपॉन ct, प्लस y अपॉन y1 में क्या आएगा, c बाई टी इक्वल टू 2, है ना। यानी इसको अगर रीअरेंज करके लिखोगे दोस्त, तो x बाई टी प्लस टी वाई, अब बोलोगे सर c कहां गया, उधर चला गया, इक्वल टू 2c। यानी जो इसका पैरामीट्रिक टेंजेंट आएगा बॉस, वो आएगा, देखना, x बाई टी प्लस टी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 2c, दैट इज इक्वल टू 2c। ये हो जाएगा इसका पैरामीट्रिक टेंजेंट। अगर मैं इसका स्लोप लिखूं तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 बाई टी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड होगा तो -1 बाई टी स्क्वायर। देखना ये है स्लोप। अगर आप सोचो m के टर्म्स में लिखते हो टेंजेंट को तो बहुत गंदा आएगा, क्योंकि यहां से t क्या आएगा, सुनना, t आएगा, है ना, t अगर यहां से निकालोगे तो दिस विल बिकम +-1 अपॉन रूट अंडर -m। तो फिर तुम्हारा पॉइंट आएगा ct, c अपॉन t, और स्लोप m, तो उसको लिखोगे तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टरस फॉर्मूला, है ना, बहुत गंदा सा दिखेगा। तो इसलिए हम इसको स्लोप फॉर्म में डिस्कस नहीं करते हैं, हम इसलिए इसको स्लोप फॉर्म में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है ना। तीसरा, नहीं सॉरी, टेंजेंट के बाद नेक्स्ट नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन में कर लेते हैं अपन काम। टेंजेंट का स्लोप हमें पता ही है, तो हम लोग लेके अगर ये -1 अपॉन टी स्क्वायर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द इक्वेशन of the normal is going to be y minus y1, that is y minus c upon t,
है ना, इक्वल टू स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप है -1/t² गुरु, तो इसका हो जाएगा नॉर्मल का t² इंटू x माइनस सी टी। तो ये हो जाएगा दोस्त नॉर्मल की इक्वेशन, है ना, ये हो जाएगा नॉर्मल की इक्वेशन। क्लियर है सब? ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इधर ही देख लेंगे क्या, इधर ही देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, हुज मिडिल पॉइंट इज एच के, whose middle point is h, k। तो हम लोग अब कॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसका मिडिल पॉइंट क्या है भैया, h, k, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ऑलरेडी कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट है h k। अच्छा, तो बना दीजिए ऐसा कुछ। अरे ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया कॉर्ड बन गया, ऐसा कोई कॉर्ड मान लीजिए, और इसका मिडिल पॉइंट है भाई h, k, है ना। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है ना। तो देखो, एक तो t इक्वल टू s1 से लिख ही सकते हैं ना, t इक्वल टू s1 से तो लिख ही सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, इस पॉइंट को मान लिया ct1 कॉमा c/t1, है ना, ct1 कॉमा c/t1, है ना, और इसको लिख लिया क्या, ct2 कॉमा c/t2, है ना। तो हेलो, लेकिन एक कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट मुझे h, k दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि इस कॉर्ड को अगर लिखना है ना, इसका मिडिल पॉइंट है h, k, इस कॉर्ड को लिखना है तो इसकी एक्सट्रीमिटी को मैंने ऐसे मान लिया। तो भाई अब अगर h के मिड पॉइंट है तो 2h किसके बराबर होगा, तो 2h होगा सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स, दैट इज ct1 प्लस ct2। 2k कितना हो जाएगा भाई, 2k हो जाएगा मेरे ख्याल c/t1 और c/t2, मतलब 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है सर। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर की साइड बनेगा h/k और c कट जाएगा और ऊपर होगा t1 प्लस t2, और नीचे जब एलसीएम लोगे तो t2 प्लस t1 और एक t1 t2 का एलसीएम ऊपर चढ़ जाएगा, और ये कैंसल आउट होने के बाद मुझे लग रहा है कि देखो बेटा t1 t2 जो आएगा, है ना, वो आएगा h/k, है ना, t1 t2 आएगा h/k। अब अगर इस कॉर्ड को लिखोगे तो y माइनस y1, है ना, hk से पास कर रहे हैं, x माइनस x1। स्लोप क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 t2, अभी बतलाया था, स्लोप होता है -1/t1 t2, है ना, ये स्लोप होता है। t1 t2 है h/k, तो इसको यहां रखोगे तो ये -k/h होगा, यानी कि दिस इज माइनस ऑफ k अपॉन h, ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो h से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो hy माइनस hk इक्वल टू माइनस kx प्लस kh, है ना, इसको दे लिया kx को, kx प्लस hy इक्वल टू 2hk। अगर kx प्लस hy का 2hk आ रहा है तो अगर मैं इसको hk से डिवाइड कर दूं तो hk से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा, x/h प्लस y/k एंड दैट इज इक्वल टू 2, x/h प्लस y/k इक्वल टू 2। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1। ये बिल्कुल टेंजेंट की तरह दिख रहा है, x1 y1 था, याद करो, तो x/x1 y/y1 इक्वल टू 2, x1 y1 कर्व पे था, है ना। अभी मिडिल पॉइंट है h, k, है ना, तो हमारे पास ये आ रहा है, समझ में आ रही बात, x/h प्लस y/k इक्वल टू 2। t इक्वल टू s1 भी लगाओगे तो भी यही आएगा, लेकिन t इस बार याद कीजिएगा, मैंने बताया था आपको लिखने के लिए। ठीक है। अब जैसे अभी तक हमने ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इन सब के बारे में बात नहीं किया है ना, तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम बात कर रहे हैं। फाइंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें मैंने बतला दी हैं, बट उसके अलावा जैसे ट्रांसवर्स हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गई, ये सब आप थोड़ा ट्राई कीजिए। फाइंड एवरीथिंग फॉर xy इक्वल टू c²। तो थोड़ा 2-5 मिनट आप लगाइए समय, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको बतलाता हूँ। थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा क्या चल रहा है ना, नहीं तो फिर सिर्फ छापा छापी चलता रहेगा, है ना। तो एक बार इसको डायग्राम बनाइए, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस निकालिए, कॉन्जुगेट एक्सिस निकालिए, फोकस निकालिए, वर्टेक्स निकालिए,
लेटर सेक्टम की लेंथ को निकालिए, क्या बताया था अभी, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन को निकालिए, तो ये सब निकालिए, थोड़ा सा फाइट मारिए, है ना, फिर अपन देखते हैं इसको। चलिए बच्चों देखते हैं एक बार, है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बारे में। याद कीजिए हम लोगों ने एक हाइलाइट्स में एक पॉइंट देखा था कि जो बाइसेक्टर्स हैं, किसके बाइसेक्टर्स बॉस, एसिम्प्टोट्स के बाइसेक्टर, है ना, एसिम्प्टोट्स के जो बाइसेक्टर होते हैं वही एक्सिस होते हैं, है ना, पढ़ा था ना अपन ने कि जो एसिम्प्टोट्स के बाइसेक्टर्स हैं, एसिम्प्टोट्स में बताया था जो एसिम्प्टोट्स के बाइसेक्टर्स हैं, है ना, जैसे बाइसेक्टर्स मतलब एक बाइसेक्टर ये हो गया, यही एसिम्प्टोट्स है, तो ये बाइसेक्टर हो गया तो ये 45 डिग्री पे जाएगा, तो यानी एक तो आपका ये एक्सिस जो होगा, जो काट रहा है वो कौन कहलाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन तो हो गई गुरु x माइनस वाई इक्वल टू 0, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, बात तो पता है, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस एंड दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये हो जाएगा सेंटर 0 0, ये होगा वर्टेक्स a1 और ये होगा वर्टेक्स a2। a1 a2 कैसे निकलेगा सर, तो भाई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर दो, तो y इक्वल टू एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर इज सी स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू एक्स रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी, मतलब ये जो a1 वाला पॉइंट है ये बन जाएगा c कॉमा सी, है ना, और a2 वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका माइनस ऑफ c कॉमा माइनस सी, तो वर्टेक्स भी आ गया, है ना, तो वर्टेक्स आ गया, एक्सिस बना लिया, फोकस पे आ जाते हैं, तो F1 याद करो क्या होता था, है ना, हम लोगों ने याद करो बताया था ना कि आपको जो एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन किया था मैंने, है ना, एक्सेंट्रिसिटी दिस इज डिस्टेंस ऑफ फोकस, है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस, मतलब इसको सी माना है, सी माना है ना, इसको सी कंफ्यूजन कर देगा, है ना, हम लोगों ने इसको ओ मान लो क्योंकि सी यहां पे भी यूज है ना, तो हम लोगों ने क्या कि हमने पढ़ा था कि एक्सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज, है ना, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस OF1 अपॉन सेंटर से कहां तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, तो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हो गया गुरु √2c, देख सकते हो, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज √2c, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, बाकी मैंने आपको एक डेफिनेशन बतलाई थी हाइपरबोला में भी एलिप्स में कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, दो चीजों का रेशियो होता है, एक तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस अपॉन सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस मैंने लिख दिया OF1 और सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस c कॉमा c है, तो ये √2c हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है गुरु, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी तो होती है √2, है ना, यानी यहां से मुझे लग रहा है कि OF1 जो आएगा, OF1 ये √2 और इंटू √2 इज गोइंग टू बी 2c, यानी ये डिस्टेंस आया बच्चों 2c, अब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ध्यान से देखते रहना, है ना, ध्यान से देखते रहना, ये 45 डिग्री है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2c, तो जब मैं इस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा और ये वाला डिस्टेंस है बॉस 2c, तो 2c का ये वाला कितना आएगा 2c cos 45, तो अगर इसको देखोगे तो दिस इज 2c cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो यानी मुझे लग रहा है बच्चों ये हो जाएगा √2c, कैसे भैया, क्योंकि दिस इज 2c इंटू 1/√2 और 2c इंटू 1/√2 इज गोइंग टू बी नथिंग बट √2c, और कोई बोले y कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, तो वो भी 2c का sin 45 भी 1/√2 होता है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट होगा √2c कॉमा √2c, और इधर F2 जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ √2c कॉमा माइनस ऑफ √2c, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना,
अब हम डायरेक्ट्रिसेस पे आते हैं यार, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा तो ज्यादा लिखा हुआ हो चुका है। इसको गायब करते हैं। है ना, अब थोड़ा साफ सुथरा सा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो आपका क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना, वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। ये तो आपको पता ही है, देखा ही है आपने। तो हमने बोला कि ये परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे भाई, तो कुछ तो ऐसा भी बनेगा। है कि नहीं। और एक डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर बनेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर बनेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, है ना, डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं आपके परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। तो वो मैंने बना दिया आपके लिए। अब सुनिएगा, ठीक है। अब एक चीज तो बहुत क्लियर है ना यार, कि ये वाली जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है ना। तो मान लें कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस को हम कैसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। याद है आप जब पढ़ते होंगे हाइपरबोला, तो वहां पे हमने इस तरीके से देखा होगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स था, जैसे अगर ये O है, ये A1 है, तो याद है ये A बाई ई था, A बाई ई था, मतलब ये A बाई ई था, मतलब ये डिस्टेंस था, है ना। ये पॉइंट A,0 था। तो यानी यहां से इसका जो डिस्टेंस था बच्चों, ये डिस्टेंस था आपका OA1 अपॉन ई, है ना। O से A1 का डिस्टेंस और अपॉन एक्सेंट्रिसिटी से आता है ना। OA1 इज नथिंग बट OA1 इज A, और अपॉन क्या है था E, यानी कि सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी अपॉन एक्सेंट्रिसिटी। तो अब सुनना ध्यान से, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या रही होगी बताओ। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी रही होगी गुरुजी √2c, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि अगर मैं चाहता हूं कि ओरिजिन या सेंटर से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होगी, तो मुझे याद है कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस होती है OA1 अपॉन ई, यानी कि OA1 हो गया √2c और ई हो गया √2, यानी √2 कैंसल आउट होगा, तो यानी ये डिस्टेंस आना चाहिए आपका सी के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं सेंटर से इस लाइन तक की डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सी। तो चलिए 0 0 से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो 0 + 0 - लैम्डा अपॉन √2, दिस इज द डिस्टेंस। और ये किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। यानी लैम्डा की वैल्यू, यानी मॉड लैम्डा इज √2c, और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, +- √2c। तो क्या आपको समझ में आ गया कि द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस विल बी x + y इक्वल टू √2c एंड x + y इक्वल टू -√2c, है ना। x + y इक्वल टू √2c और x + y इक्वल टू -√2c। क्लियर है क्या। ठीक है। अगर कोई पूछता है भाई, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, तो अगर कोई इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इस केस में पूछता है, तो हम कैसे बोलते हैं।
हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि जो आप ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाते हो, है ना, तो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मतलब देखना ये √2c ही तो रेडियस हुआ, क्योंकि अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस को, ये दिख रहा है ऐसा वाला सर्कल बनेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे दोस्त, उसका रेडियस तो √2c ही होगा। यानी कि अगर कोई पूछता है इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2c का स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर, है ना। कोई पूछता है सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल में याद है a इक्वल टू b हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एसिम्प्टोट्स मत पूछ लेना कि सर एसिम्प्टोट्स कौन सी लाइन है, एसिम्प्टोट शुरू से पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही आपका क्या है, एसिम्प्टोट से है ना। अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, तो याद करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तीनों बराबर था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, सब बराबर था। तो यहां पर देखिएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके बराबर आ जाएगा, दिख रहा है ना, ये √2c है और ये √2c है, मतलब 2√2c, ठीक है भैया, 2√2c। तो मेरे ख्याल से हमने करीब करीब सारी चीजों को निकाल दिया है यहाँ पे। अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो तो आप बता सकते हैं, है ना, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से सारी चीजों को हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया। तो इसको भी एज क्वेश्चन ही किया है, और भी हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रूव दैट rectangular hyperbola xy equal to c square circumscribing a triangle also passes through the orthocenter of the triangle. थ्रू द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, करके देखिए इस बार। चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो बोले कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास कर रहा है ना। ट्रायंगल बोला ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर्कमस्क्राइबिंग, तो सर्कमस्क्राइबिंग में ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करने चाहिए, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होने चाहिए। कोई बोले सर मैंने ऐसे बना लिया सर्कमस्क्राइबिंग में, है ना, ऐसे बना लिया कि दिस है सर्कमस्क्राइब, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग का अल्टीमेटली मतलब क्या है भैया, अल्टीमेटली मतलब है कि भाई जो भी आपका जो तीनों वर्टेक्स है ट्रायंगल का, दैट मस्ट बी लाइंग ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बाकी मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूं क्योंकि उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसका ऑर्थो सेंटर बाहर लाई करेगा, है ना। को बोले सर ये कैसे सर्कमस्क्राइबिंग हो गया, देखो ना सारे वर्टेक्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सर्कमस्क्राइबिंग बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया भाई CT1 कॉमा C/T1, ये पॉइंट हो गया CT2 कॉमा C/T2, और ये पॉइंट हो गया आपका CT3 कॉमा C/T3, ऐसा। अब अगर मुझे सपोज कर लो ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो दो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पे बात करनी पड़ेगी, दो ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पे बात करनी पड़ेगी। देखना एक ऑल्टीट्यूड मान लो कि अपन ने ऐसे ले लिया और एक ऑल्टीट्यूड अपन ने और ले लिया, ऐसे मान लीजिए,
ऐसा कुछ। तो हमने ये दो ऑल्टीट्यूड्स ले लिए है ना, इसका इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। आपको बोले सर लाई कर तो रहा है ये तो बनाया ऐसे है ना, अपन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखना ध्यान से कि ये वाला ऑल्टीट्यूड लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट है, दूसरा स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा वो सुनना ध्यान से। जैसे ये कॉर्ड है जो किसको ज्वाइन कर रहा है, T2 और T3 को, तो इस कॉर्ड का स्लोप अभी भी बतलाया था -1/T2 T3, -1/T2 T3। ये कॉर्ड ऑफ द स्लोप, सॉरी स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग T2 एंड T3 है, और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप है -1/T2 T3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा दोस्त, T2 T3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा T2 T3। और इस ऑल्टीट्यूड को लिख सकते हैं आप, है ना, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशंस लिख रहे हैं ना ऑल्टीट्यूड की, तो y - c/T1 इक्वल टू T2 T3 इंटू x - ct1, है ना, x - ct1। ऐसे ही जब आप इस वाले कॉर्ड का स्लोप लिखोगे तो -1/T1 T2, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो एक तो T3 से पास कर रहा है, यानी कि y - c/T3 एंड इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए तो T1 T2 इंटू x माइनस बताओ ct3, दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटा दीजिए, तो y - y 0 हो जाएगा, है ना, y - y 0 हो जाएगा, और यहां आएगा -c/T1 प्लस c/T3। क्लियर है? और इधर देखना T2 T3x, है ना, और -T1 T2x, और यहां देखना -c/T1 T2 T3, और यहां भी -c/T1 T2 T3, तो उसके आगे 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0। अब यहां देखिए c कॉमन, और नीचे एलसीएम में क्या आएगा, T1 T3, और इधर आएगा T1 - T3, है ना, T1 - T3। आप ले लो एलसीएम लेके देख लो, और इनसे बाहर कौन आ रहा है, इनसे बाहर आ रहा है आपका x और T2, और अंदर बन रहा है T3 - T1, है ना। तो मुझे लग रहा है क्या कि ये कैंसल आउट होगा, तो एक इधर माइनस साइन आएगा, तो x की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, -c/T1 T2 T3। चमका गया, है ना। x की वैल्यू क्या दिख रही है, T2 को नीचे ले आओ तो T1 T2 T3, और ये c तो है ही, और एक माइनस साइन, ये आएगा x का कोऑर्डिनेट। को बोले सर y कैसे निकालेंगे, आप किसी एक में रख दो, जैसे y यहां से निकालते हैं, y - c/T1 इक्वल टू, है ना, x की वैल्यू उसमें रखेंगे अपन, है ना, तो यहां पे आएगा T2 T3, और x की वैल्यू देखना कितनी है, -c/T1 T2 T3 -ct1, ठीक है, माइनस क्या है, ct1, यानी यहां से क्या आया, y - c/T1, इसको अंदर ले जाओ तो माइनस आएगा, देखना ध्यान से, c/T2 T3 कट जाएगा तो -c/T1, और इधर आ जाएगा -c/T1 T2 T3। अगर आपने नोटिस किया होगा तो c/T1 दोनों साइड से माइनस साइन कट जाएगा, और y की वैल्यू आएगी -c/T1 T2 T3। मतलब बच्चों ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आया, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आया, है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट आया गुरु, है ना, ध्यान देखना, x कोऑर्डिनेट है -c/T1 T2 T3, और y कोऑर्डिनेट है -c/T1 T2 T3। तो क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि ये xy = c² पे लाई करेगा? आंसर इज यस, क्योंकि इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो c² ही आ रहा है। तो अगर xy अगर c² के बराबर है तो ये पॉइंट xy = c² पे लाई करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो भी किस पे लाई करेगा, इट मस्ट बी लाइंग ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है क्या? अच्छा, क्या इसको और कोई छोटा तरीके से कर सकते हैं? तो हम लोग एक इक्वेशन से ही काम चला सकते हैं ना, ऑल्टरनेट तरीका इसका देखते हैं, है ना, ऑल्टरनेट तरीका। ऑल्टरनेट तरीके में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक ही ऑल्टीट्यूड से भी काम चला सकते हैं। ये थोड़ा सा लेकिन समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। अभी हम लोग एक कॉर्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं जो, सॉरी, अभी एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख रहे हैं जो c/T1 और c/T1 और इसको पास कर रहे हैं ना। तो इस ऑल्टीट्यूड को याद करो मैंने कैसे लिखा था, ध्यान सुनना।
हालांकि इस ऑल्टीट्यूड को हमने लिखा था y माइनस सी अपॉन T1, है ना, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। और इसका परपेंडिकुलर का स्लोप हो गया भाई T2 T3 इंटू एक्स माइनस सी T1, यही था ऑल्टीट्यूड, है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग T2 एंड T3, है ना, ये था आपका ऑल्टीट्यूड। मैं कह रहा हूं इसी से हम सब कुछ फाइंड आउट कर देंगे, ऑर्थो सेंटर तक पहुंच जाएंगे यहां से। अब बोलोगे सर एक ही से ऑर्थो सेंटर तक कैसे पहुंचोगे, तो सुनोगे तो ही समझ में आएगा। हम लोग इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसी को चेंज करके लिख रहे हैं। जैसे y माइनस सी अपॉन T1 तो है ही, और इधर है T2 T3 x माइनस सी T1 T2 T3, ऐसा है। मैं क्या कह रहा हूं, सी T1 T2 T3 को इधर ले आओ तो y प्लस सी T1 T2 T3, और यहां से बनेगा आपका T2 T3 x और प्लस सी बाई T1, है ना। अब इसको ऐसे सोचिए y प्लस, है ना, y प्लस सोचिए, या इसको y माइनस लिख लीजिए, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। y माइनस सी T1 T2 T3, ये y माइनस y1 हो गया दोस्त, y माइनस y1, है ना, दिस इज कंप्लीट y1, है ना, इक्वल टू T2 T3 बाहर निकालिए, और यहां बनेगा x प्लस सी T1 अपॉन T2, जो भी है c अपॉन T1 T2 T3, ऐसा बनेगा। अब बोलोगे ये कैसे आया सर, तो बेटा T2 T3 कॉमन निकालोगे तो यहां पे यही तो बनेगा। तो इसको मैंने वैसे तो लिख के दिखा दिया है, ऐसे ही आप यहां भी x माइनस x1 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इक्वेशन है तो इसी का ना, और ये लाइन दो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, आप देख सकते हो x माइनस x1 लिखोगे तो ये पॉइंट आएगा, और इधर से ये आएगा। ये क्या क्या लिख रहे हो सर, अरे भाई y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 ही तो लाइन होता है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 अगर लाइन होता है तो लाइन किससे पास करता है, x1 y1, और स्लोप m होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से पास करेगा और उसका स्लोप होगा T2 T3, बोल सकते हैं। आंसर इज यस सर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन इससे ये ऑर्थो सेंटर कैसे सिद्ध हो गया, इससे ऑर्थो सेंटर ऐसे सिद्ध हो गया, समझना ध्यान से, कि जो दूसरी ऑल्टीट्यूड भी है, जो दूसरा ऑल्टीट्यूड भी है, कोई बोले ये वाला, इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं हम, कि भाई यहां से सी T1 T2 T3 को इधर ले आइए, सी अपॉन T3 को उधर ले जाइए, जैसे यहां किया। तो हम लोग बोले यहां पे भी सी T1 T2 T3 बनेगा, उसको इधर ले आइए, और सी अपॉन T3 को उधर ले जाके फिर से कॉमन लीजिएगा, तो आप देखिएगा सिर्फ स्लोप वाला पार्ट चेंज होगा हर एक में। पहला ऑल्टीट्यूड भी ऐसा ही आएगा T2 T3, दूसरा ऑल्टीट्यूड भी ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम, बस यहां T2 T3 की जगह T1 T2 एक बार हो जाएगा और एक बार T3 T1 हो जाएगा। मतलब उन तीनों लाइन पे एक पॉइंट बैठा है, उन तीनों लाइन पे, तो उन तीनों लाइन पे कौन सा पॉइंट बैठा है, यही। तो तीनों ऑल्टीट्यूड लिखा आपने, और तीनों पे अगर ये पॉइंट कॉमन है तो यानी तीनों ऑल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे तो काट रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर तीनों ऑल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे काट रहे हैं तो यही तो ऑर्थो सेंटर हो गया फिर। तो यानी एक ही लाइन से हम ऑर्थो सेंटर तक पहुंच चुके हैं, है ना। और ये देख सकते हो कि ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे लाई कर रहा है। क्लियर है तो बताइए। ठीक है, एक और सवाल करेंगे, है ना, और उसके बाद ये फाइनल लास्ट सवाल हो जाएगा आपके हाइपरबोला का। क्वेश्चन इज इफ अ सर्कल and a rectangular hyperbola xy equal to c square meet in 4 points T1 T2 T3 T4, then prove that, है ना। सर्कल यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर लीजिए, है ना। इट शुड बी अ जनरल सर्कल। देन प्रूव दैट, पहला है T1 T2 T3 T4 इक्वल टू 1, दूसरा है द सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन
of the 4 points bisects the distance between the centers of the two curves. है ना, करके देखिए बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है ना, सर्कल की इक्वेशन को आप मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी हाइपरबोला की तो दी हुई है। हम लोगों ने कि सर्कल की इक्वेशन को मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और यहां आप सी नहीं मान सकते, आप कुछ और लेटर मान लीजिए, डी मान लीजिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस डी इक्वल टू 0 है ना, प्लस क्या है, डी इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला कि भाई एक सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो देख सकते हैं आप कि इस तरीके से एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया और एक सर्कल बना लीजिए। तो सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कट कर रहा होगा। तो T1 T2 T3 T4 अगर कह रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर्कल को डायरेक्टली हाइपरबोला से मत सॉल्व करो, हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करो। मतलब किससे सॉल्व करो, CT C अपॉन D से। हम क्या करें कि जो सर्कल है उसको सॉल्व तो करें किसके साथ, हाइपरबोला के साथ, बट हाइपरबोला से डायरेक्टली ना सॉल्व करके हम उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें। यानी कि किससे सॉल्व कर लें, CT CYT। तो जब इसके साथ सॉल्व करोगे तो यहां क्या बनेगी इक्वेशन, देखिएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2gCT प्लस 2fCYT और प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। हमने सर्कल को CT C अपॉन टी के साथ सॉल्व कर दिया। एलसीएम लीजिए, तो सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gCT क्यूब, है ना, CT क्यूब बन जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2fCT और प्लस dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं ना, सी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2gCT क्यूब और प्लस dt स्क्वायर प्लस 2fCT और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। टी में 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो ये बतला रहा है कि ये जो 4 पॉइंट्स होंगे जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक का T1 है तो दूसरा वाला T2 होगा, तीसरा वाला T3 होगा और चौथा वाला T4 होगा, है ना, T1 T2 T3 T4। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा, ये कोऑर्डिनेट लिखोगे तो CT2 C अपॉन T2 आएगा, ऐसे ही बाकी भी आ जाएंगे। तो इसके 4 रूट्स हो गए दोस्त, T1 T2 T3 T4। What is product of roots? Product of roots is, याद करो आप, है ना, कैसे चलता है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दिस इज सी स्क्वायर और अपॉन टी की पावर 4 का कोएफिशिएंट सी स्क्वायर, दैट इज 1। तो यानी हमारे पास ये पहला प्रूफ तो हो गया कि T1 T2 T3 T4 इज गोइंग टू बी 1, इट इज गोइंग टू बी 1। दूसरा क्या कह रहा है ना, सवाल पढ़ेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है द सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स। मतलब इन चारों का जो मीन पोजीशन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मीन पोजीशन। तो अगर हम x मीन पोजीशन लिखें ऑफ 4 पॉइंट्स, तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, देखना x का आएगा ना CT1, इसका जैसे CT2 C अपॉन T2 है ना, ऐसे ही ये वाला है CT3 C अपॉन T3 और ऐसे ही ये वाला है CT4 C अपॉन T4। तो व्हाट इज द मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन मतलब सबका एवरेज। तो CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 अपॉन 4। तो C/4 कॉमन है और सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम मिल रहा है, क्या निकलेगा यहां से, देखिएगा सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम इज गोइंग टू बी, यहां माइनस रहेगा तो माइनस 2gc अपॉन सी स्क्वायर।
तो बच्चों सी से सी गया और ये सी स्क्वायर गया, तो दिस इज माइनस जी बाई टू, है ना, माइनस जी बाई टू। यानी हम लोग बोल सकते हैं इन चारों का जो मीन पोजीशन आएगा वो आएगा माइनस जी बाई टू। एक तो है ना, पहले तो इसका सेंटर सोचिए, इसका सेंटर हो गया सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इस हाइपरबोला का सेंटर हो गया 0 0। इन दोनों को जो बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है? एक है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस जी बाई टू, वही तो आया है। तो वही कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स बाइसेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 कर्व्स। तो यानी कि दोनों कर्व्स के जो सेंटर्स हैं, एक का 0 0, एक का माइनस जी माइनस एफ, इसको बाइसेक्ट अगर करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी बाई टू आएगा। आपको बोले वाई मीन पोजीशन निकालिए सर, तो सिमिलरली निकाल लीजिए सी बाई टी वन प्लस सी बाई टी टू प्लस सी बाई टी थ्री प्लस सी बाई टी फोर अपॉन 4। तो सी बाई 4 यहां से बाहर आ जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो नीचे बनेगा T1 T2 T3 T4 जिसकी वैल्यू 1 है, और ऊपर क्या बनेगा? उस ऊपर बनेगा सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। सो दिस इज c by 4, दिस पार्ट इज 1। तो सम ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम वाली चीज यहां से आएगी, है ना, माइनस टू एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर, माइनस टू एफ सी अपॉन सी स्क्वायर, है ना। तो ये गया, और ये देख सकते हो दिस इज माइनस एफ बाई टू, यानी कि ये आपका आ गया माइनस जी बाई टू कॉमा माइनस एफ बाई टू। तो ये इसके मिड पॉइंट के बराबर ही तो हुआ, है ना, काम हो गया अपना। क्लियर है बच्चों? सेकेंड वाला पार्ट क्लियर है?